हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सभी यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, मीडियम टाइप का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन भी मैंने पढ़े हुए हैं, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड 10 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कोई रैंडमली पिक क्वेश्चंस नहीं है। इनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पिछले 10 साल के आपके जितने भी PYQs हैं उनके अंदर यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, 80 to 90% सिलेबस भी आप ना यहीं पे कवर कर लोगे। ठीक है, कम से कम हो सकता है कि आउट ऑफ, मतलब कि कोई ऐसा बिल्कुल ही नया सवाल आ गया हो। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी नहीं आते हैं। आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें एक आधा नया क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो इससे 80 to 90% सिलेबस से क्या होगा, आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपको सभी चैप्टर्स का ओवरऑल आइडिया पता है तो कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो एटलीस्ट आपको उसका थोड़ा बहुत आंसर तो ही आएगा, तो आएगा ही। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आंसर भी आता है तो वो भी मतलब इनफ होता है एक अच्छे खासे, मतलब कि 10 to 15 मार्क्स आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आंसर भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो इनको। एग्ज़ाम के अंदर कुछ नया नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं दैट वीडियो के दौरान आपको एक गिव अवे ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। वो गिव अवे ऑफर क्या कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देता है कमेंट सेक्शन में, उनको ये नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है दैट सिर्फ 3 ही स्टूडेंट को मिलेंगे ये नोट्स। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आने वाले पहले 3 कमेंट्स जिनके अंदर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है क्वेश्चंस का, उनको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन जो है इन फ्री नोट्स को नहीं पा पाएंगे उनको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफर निकाला गया है। वो क्या कहता है कि अगर आप एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ओनली 45 रुपीज़ पे करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करेंगे तो आप पर नोट 40 रुपीज़ पे करेंगे। अगर आप एक डायरेक्ट कॉम्बो लेते हैं 6 to 7 सब्जेक्ट्स का, तो 6 में 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 लेते हैं तो 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कुछ ऑफर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, एक चीज़ और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें क्वेश्चन मिल जाता है। 3 घंटे किसी भी पेपर को करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ठीक है, जिसको करना होता है ना वो 3 घंटे में कर लेता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को आते हुए भी वो गलती कर जाते हैं। वो फिर कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम आपके पास मोर देन इनफ था, बस आपको यूटिलाइजेशन करना नहीं आया। ठीक है, मैंने क्या देखा है, जैसे एग्ज़ाम को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं लगभग। मैं ये एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ, बाकी 2 3 4 आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं लेके चल रही हूँ कि भाई आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका 90 मार्क्स का ही होता है। भाई ये 10 मार्क्स ईच 3 क्वेश्चन है, तो ये 30 नंबर का हो गया। ये 3 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच होते हैं, तो ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनको एग्ज़ाम मिला, सीधा पार्ट ए को अटेंड करना शुरू करेंगे। भैया थोड़ी आंखें खोलो, पहले आंसर लिखने से पहले पूरा पेपर पढ़ो। ठीक है, दोनों पार्ट ए को समझो, पार्ट बी को समझो, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो आपको आते हैं। डजेंट मैटर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। जिन जिन आंसर्स को लिखने में पहले आप कॉन्फिडेंट हो, पहले वो आंसर्स को जो है नीचे से थोड़ा बहुत उन भी निशान लगा लो। फिर क्या करोगे,
पहले आपने ये देखना है कि भी कौन सा पार्ट ज़्यादा नंबर का है। ज़्यादा नंबर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये 20 नंबर का पोर्शन है, तो मुझे पता लग गया अभी बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो कि मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे लगती हूँ कि मैं चीटिंग स्पीड से भी लिख रही हूँ ना, तो मैं पहले बी क्वेश्चन अटेंड करूँगी, क्योंकि 3 घंटे में मुझे 60 मार्क्स तो मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको क्वेश्चन पेपर मिला, पार्ट ए को अटेंड करेंगे, यहाँ पे सोच सोच के अच्छे से, मतलब 5-6 पेजेस, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6 पेजेस भर भर के आ रहे हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है, और फिर आके कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे तो 2.5 घंटे वही लग गए, और फिर हमने बी पार्ट हमने एक एक पेज का एग्जैक्टली एक एक पेज का आंसर लिख के आते हैं स्टूडेंट्स, विच इज़ सो रॉन्ग। तो आप क्या करोगे, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी ये है, बी पार्ट को अटेंड करो, यहाँ पे 2 घंटे लगाओ, 2 घंटे मोर देन इनफ है। ये उनके लिए जिनको सोच सोच के लिखना पड़ता है, बाकी जिनको अच्छे से आता है मैं उनको लेके चल रही हूँ कि अगर आप अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो 1 घंटा काफ़ी है। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। एंड और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 4 पेज, कुछ भी नहीं भर के आना है, लेकिन आंसर कम से कम आपका 4 पेज के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत तो आंसर लिखा फिर कुछ भी लिख के आ रहे हो, उससे टीचर का फिर दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, और अगर टीचर का दिमाग ख़राब हुआ तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 4 पेज, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज, इससे ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, ए पार्ट है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज, मोर देन इनफ है। ठीक है, कोई ज़्यादा 10-15 पेज लिख के आने की कोई नीड नहीं है। आप टीचर को भी पता होता है कि भी आंसर इतना ही लिख सकते हैं स्टूडेंट, उससे आगे तो उनको भी पता होता है कि ये कुछ भी लिख रहे हैं। और एक आंसर लिखने का ना एक फॉर्मेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, शुरू से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, वो पता नहीं उनकी रामायण चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, और फिर चौथे पेज पर जाकर ख़त्म होती है। अब मुझे यही नहीं पता चल रहा कि उनका आंसर शुरू कहाँ से है, ख़त्म कहाँ से है, कौन सा पोर्शन में ऐसा पढ़ूँ जिससे मुझे पता लग जाए कि स्टूडेंट को कितना आता है। हम टीचर का ना काम आसान करते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा तरीका निकालेंगे ना तो टीचर को दिमाग ख़राब हो ना हमारा दिमाग ख़राब हो। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को कम आंसर आता है, अब उनको 4 पेज तो भरना पड़ेगा अगर 15+ मार्क्स लाने हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, देखो आंसर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन। यानी कि हिंदी में बोले तो इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं, परिचय, यस परिचय, परिचय आप लिखेंगे, मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग, ठीक है, एंड कंक्लूजन लिखेंगे यानी कि निष्कर्ष। हाँ जी, तो आप इस तरीके से, एंड बिलीव मी जिन स्टूडेंट्स को बहुत थोड़ा आंसर आता है उनके लिए तो इतना अच्छा फॉर्मेट है, आपके 4 पेजेस भी भर जाएंगे और आप आंसर भी बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है उसके अंदर इंट्रोडक्शन, मान लो कि भाई आपसे ना फॉर एग्जांपल भाई आपसे पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेट्रिक्स एनालिसिस को डिस्क्राइब करो। इलेक्ट्रोमेट्रिक्स एनालिसिस, अब हमसे सवाल इसे डिफाइन करने का पूछा गया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में इसके आसपास का कुछ भी लिख दो। ठीक है, आपको जो भी पता है इलेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन में आप ये पार्ट लिख दो। 1 पेज इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, 1 पेज लिखना है, कितना भी आता हो 1 पेज ही लिखोगे, ज़्यादा नहीं, ये तो फिर टाइम पास हो जाएगा। 1 पेज लिखोगे। मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर लिखो, आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका सटीक आपने आंसर देना है, कोई इधर उधर फालतू की बात नहीं लिखनी है। कंक्लूजन के अंदर आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है आप उस चीज़ को लिख दो एंड उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। और मैं मेन बॉडी लेके चल रही हूँ भी, 2 पेज तो कम से कम लिख ही सकते हो ना आप, ये तो एक नॉर्मल होता है कि आपको कम से कम 2 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे। यहाँ से क्या होगा ना, तो आपको ज़्यादा सोच सोच के लिखना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख रहे हो। ठीक है, आपके 4 पेज आसानी से भर जाएंगे एंड टीचर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर पढ़ लेगा या फिर आपकी मेन बॉडी पढ़ लेगा तो गारंटी लेके मैं कह रही हूँ आपको 15 अबोव मार्क्स ही मिलेंगे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहने दो। ठीक है,
कोई उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो, 2 पेज में आंसर लिख के काम ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन अच्छा लिखना, राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं बनानी हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक modeling in understanding and analyzing economic phenomena, providing real world examples to illustrate your point। ये हमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमेट्रिक मॉडलिंग क्या होती है और आज के ज़माने में इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसका इकोनॉमिक फिनोमिना प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या क्या है इलेक्ट्रोमेट्रिक मॉडलिंग के। Describes the steps involved in model specification and their importance in electrometric analysis. How does the model specification affect the interpretation of results? एक और चीज़, मैं ना तो आपको इंट्रोडक्शन समझाने वाली हूँ ना मैं कंक्लूजन समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो आप मेन बॉडी पढ़कर भी खुद से लिख लोगे, ठीक है। तो मेन बॉडी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नोट्स के अंदर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिया गया है वो आप नहीं पढ़ोगे। मैं नहीं समझा रही क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ आप यहाँ से लिख लोगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन को भी लिखने का एक तरीका होता है, वो फॉर्मेट आपको इसीलिए यहीं पे प्रोवाइड किया गया है, पढ़ने के लिए लिखा है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने पढ़ना ही है, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है। मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। तो मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक मॉडलिंग इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक्स में, हमारी इकोनॉमी में इलेक्ट्रोमेट्रिक मॉडलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है। Econometric models help economists move beyond purely theoretical reasoning by quantifying relationship between economic variables। ये क्या कह रहा है कि थ्योरी में जो चीज़ लिखी है उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन जो किया जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच। इकोनॉमिक वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि भी एक चीज़ में होता है थ्योरी में, they enable researchers to test economic theories using real-world data and to measure magnitude and directions of economic effects। ये जो हमारी रिसर्चर्स ने जो हमारी थ्योरीज निकाली गई है उनका रियल वर्ल्ड में क्या उपयोग होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ाया जाता है। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे आपके जैसे ही महान लोग हैं जो ये क्वेश्चंस करते हैं, बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर वो आपके सब्जेक्ट में आई हुई है तो उसका एक रियल लाइफ पर्पस तो है ही। आई एम श्योर ये चीज़ें इंजीनियर्स बहुत अच्छे से समझते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन इकोनोमेट्रिक मॉडल कैन बी यूज टू एस्टिमेट हाउ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स और हाउ इनकम लेवल्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिमांड। इंटरेस्ट रेट्स कैसे बढ़ गए हैं उनको ये करने में पता लगता है कि भी इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स और हाई इनकम लेवल क्यों हो रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, वहाँ से कंज्यूमर की डिमांड में फ़र्क क्या पड़ेगा। ये सब चीज़ें एस्टिमेट करने में इकोनोमेट्रिक मॉडल हेल्प करता है। गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स वाइडली यूज इकोनोमेट्रिक मॉडल्स टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ fiscal and monetary policies, such as assessing the effect of tax changes on consumption of public expenditure on economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है ये, और गवर्नमेंट ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स हमारी इकोनॉमिक मॉडल्स को, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे हमारी टैक्स चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रिडिक्शन में भी। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये प्रिडिक्शन करने में भी काम आता है, एज वेल एज थ्योरीज का प्रैक्टिकल यूज़ कितना रहेगा ये चीज़ भी डेडिकेट करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। इन बिजनेस एंड फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग इज अप्लाइड टू फोरकास्ट सेल्स, एस्टिमेट कॉस्ट फंक्शंस। बिजनेसेस में, प्राइवेट कंपनीज में ये फोरकास्ट सेल्स की भाई होता है ना कि कुछ कंपनीज बताती हैं दैट हम पिछले साल हमारा इतना सेलिंग रेशियो रहा था,
हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल क्या रहने वाला है, अगले साल क्या होगा। तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना एंड एनालाइज मार्केट डिमांड, किस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर क्या डिमांड होने वाला है। जैसे एलोवेरा जेल, आज से 10 साल पहले 10 ईयर्स बैक अगर आप देखोगे तो इसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन एक बार ये मार्केट के अंदर आया और ये ब्लास्ट कर दिया। तो अब क्या एलोवेरा की डिमांड है, और क्योंकि डिमांड है तो कंपनीज उसे बनाने लगी। अब एलोवेरा के मोर देन 50 ब्रांड्स हैं। अगर आप मार्केट रिसर्च करोगे तो मोर देन 50 ब्रांड्स आर अवेलेबल विच आर सेलिंग एलोवेरा जेल। तो क्या होता है कि ये मार्केट डिमांड को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं कि भाई अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड क्या है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन कितना होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस फर्म्स यूज डिमांड एस्टिमेशन मॉडल्स टू डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो प्राइस Similarly, in labor economics, econometric models are used to study wage determination, employment trends, and the impact of education on earnings. पढ़ाई का कमाई से क्या लेना देना है, क्या इम्पैक्ट होगा, वो ये तो आप भी जानते हो राइट कि पढ़ाई का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट पे। जितनी ज़्यादा आपके पास एजुकेशन होती है उतनी बेटर पोजीशन आपको एक मिलती है। अदरवाइज एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी जैसे एलसेट्स जब आप देकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं तो आपको हर जगह से एक बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशन मिलता है, आपके पास जॉब्स प्लेंटी होते हैं, इसीलिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है राइट। लेकिन एलसेट्स फिर आपको देना पड़ता है जो कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम है, तो डिफिकल्ट भी है। These applications demonstrate how economic modeling enhances understanding of complex economic phenomena through empirical evidence। देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, ये जो इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग है इसका प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो आप गवर्नमेंट के लिए ले लो, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ले लो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड और आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा एनालाइज करके लिख सकते हो। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मॉडल स्पेसिफिकेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस। मॉडल स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स हमारी इन्वॉल्व है और वो क्यों ज़रूरी है। मॉडल स्पेसिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन इकोनॉमिक थ्योरी इनटू फॉर्मल इकोनॉमिक मॉडल। एक थ्योरी का मॉडल बनाना, एक तो आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो। एक तो मॉडल होता है बिल्डिंग का मॉडल बनाया जाता है कि हम ऐसे ऐसे एरिया को प्लान कर रहे हैं, और एक उसको थ्योरेटिकली उस बिल्डिंग को रियल लाइफ में बनाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मॉडल के अंदर तो मैप बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पर बाथरूम होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ऑफिस एरिया होगा, बट रियल लाइफ में उस चीज़ को करना तो वो भी एक जो है हमारा मॉडल स्पेसिफिकेशन मेथड हो गया। द फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल दैट सीक्स टू एक्सप्लेन, followed by the selection of relevant independent variable based on economic theory and prior empirical studies. The next step involves choosing an appropriate functional form such as linear। अच्छा ये देखो उसी स्टेप को जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि पहला स्टेप होता है कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज़ होती है जो आपको अरेंज करनी पड़ती है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विच इज़ वाई द मॉडल सीक्स टू एक्सप्लेन फॉलोड बाय द सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो प्रोवाइडेड होते हैं बट आपको उनको जाकर सीक करना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रायर एम्पीरियल स्टडीज़। और फिर आपकी एम्पीरियल स्टडीज़ आती हैं जो थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करने में आपकी हेल्प करती हैं to correctly represent the nature of economic relationship. Another important step in the model is specification is the inclusion of a
stochastic error term to capture the influence of unobserved factors. Additionally, assumptions regarding the behavior of explanatory variables and the structure of error term must be clearly stated. कि भाई आप आपकी वेरिएबल टर्म्स आप किन किन चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आपको बनाकर प्रोवाइड करना पड़ता है. प्रॉपर स्पेसिफिकेशन इंश्योर्स द estimated coefficients are unbiased, efficient and consistent. If important variables are omitted or irrelevant variables are included, the model may suffer the specifications error leading to a misleading results. अगर आप अपने एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स को अनबायस्ड यानी कि नहीं रखोगे, अनबायस्ड का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप जो भी वेरिएबल्स चूज़ कर रहे हो वो आपने जस्ट बिकॉज एक फैक्टर है उसके बेसिस पे नहीं किया है, आपने और भी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया है. फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है, रॉ मटेरियल कैसा आ रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने किसी एक चीज़ को सेलेक्ट किया है. ठीक है. इफेक्ट ऑफ मॉडल स्पेसिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. अब रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने के लिए इन मॉडल स्पेसिफिकेशन को क्या फ़र्क पड़ता है. द वे अ मॉडल्स इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स are interpreted. For example, in a linear model, coefficients measure absolute changes. कोफिशिएंट जो है वो आपका चेंज होता रहता है. वेयर इन अ लॉग लीनियर मॉडल दे रिप्रेजेंट इलास्टिसिटीज और परसेंटेज changes. Incorrect functional form or omission of relevant variables can distort the estimated relationship and lead to an incorrect policy conclusion. For instance, failing to include inflation expectations in the model explaining interest rates may overstate the effect of monetary policy. ये क्या कह रहा है कि इन्फ्लेशन को किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन करने में, जैसे आप जो है अपने मोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर अगर आप किसी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को नहीं इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपके इंटरेस्ट रेट्स का एस्टिमेशन नहीं पता लगेगा और ओवरस्टेट हो जाएगा. यानी कि ये जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करोगे तो, और जिससे मॉनेटरी पॉलिसी को आप जो है अबॉलिश कर दोगे. देयरफॉर careful model specification is essential for meaningful interpretation and policy relevance. Diagnostic test and goodness of fit measure are used to check whether the chosen model adequately represents the underlying economic reality. A well-specified economic model strengthens the credibility of empirical findings and enhances their usefulness for decision making. ठीक है. दूसरा सवाल, describe the steps involved in building a linear regression model. Include the key considerations for selecting predicator variables and assessing model's performance. Discuss the assumption of linear regression. How might violations of these assumptions impact the reality or reliability of the regression analysis? Provide examples for each assumption. देखो मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. मॉडल फॉर्मुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रीडिक्टर वेरिएबल्स. द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज टू क्लियरली डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी एक्सप्लेन्ड. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि भी आप किस चीज़ का जो आप रिसर्च कर रहे हो, किस आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यानी कि आप पाना क्या चाहते हैं उस चीज़ से. ठीक है. बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरी, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रायर इंपीरियल स्टडीज, relevant independent variables are then selected as predictors. The relationship between the dependent and independent variables is assumed to be linear in the parameters. रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या है कि वो दोनों लीनियर है पैरामीटर्स में. ठीक है, दोनों लगभग इक्वल है, उनकी पैरामीटर्स सेम है. वाइल सेलेक्टिंग predictor variables, several key considerations are important. The variable should be theoretically justified and relevant to the
प्रॉब्लम। भाई आप जो वेरिएबल लेके चल रहे हो, जो चीज़ आप जो है सेलेक्ट करके चल रहे हो, वो थ्योरेटिकली जस्टिफाइड होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो वो थ्योरेटिकली ट्रू होनी चाहिए एंड रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो वो उसके रेलिवेंट की ही हो, ठीक है। अंडर स्टडी इंक्लूडिंग इररिलेवेंट वेरिएबल्स may reduce the precision of estimate while omitting the importance of variable। देखो omit करना क्या होता है? omitting का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना बट सच को छुपाना, ठीक है। तो ये लिटरल इसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि जब आप इररिलेवेंट वेरिएबल्स को यानी कि अनचाही इंफॉर्मेशन को जब आप यूज़ करते हो तो वो जो है कुछ वेरिएबल्स को ओमिट कर देता है, कुछ वेरिएबल्स को छुपा देता है, लीडिंग टू अ बायस्ड रिजल्ट। बायस्ड रिजल्ट का मतलब होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ही खुद के फायदे के लिए उसका मतलब रिसर्च करना। Multicollinearity among explanatory variables should be considered as highly correlated predictors can distort coefficient estimates. For example, in a wage determination model, education and experience are appropriate predictors, whereas unrelated variables may weaken the model. Estimation, assumption and diagnostic checking. Once the model is specified, parameters are typically estimated using the ordinary linear squares method. ये हमारा OLS method को यूज़ किया जाता है। OLS relies on several key assumptions including linearity of relationship, independence of observation, zero means of the term, error term and homoscedasticity, absence of the perfect multicollinearity and a normality of error for the inference, ठीक है। Violations of these assumptions affect the reliability of regression result। अगर इन टर्म्स को OLS को जब आप वायलेट करते हो, इन चीज़ों को नहीं जब आप एक्सेप्ट करते हो या फिर अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर लागू करते हो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो आपका रिग्रेशन में रिजल्ट आता है। यानी कि इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आपका जो रिजल्ट आया दैट इज़ 100% ट्रू, ठीक है। Heteroscedasticity, where the variance of error is not constant, leads to an inefficient estimates and invalid standard errors. Autocorrelation, often observed in time series data, causes biased standard errors and misleading hypothesis tests. Multicollinearity inflates standard errors, making it difficult to assess the individual impact of predictors. Diagnostic tests such as residual plots, variance inflation factors, and tests for the autocorrelation help identifies these problem। ये क्या कह रहा है कि ऑटो कोरिलेशन जो है ये ऑब्जर्व करता है कि जो टाइम सीरीज डाटा होता है वो होता है ना कि 10 साल के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें इन्वेंट हुई है कि भी ग्लूटाथायोन से क्या क्या होता है, उससे कैंसर पेशेंट को लगाया गया तो उनका कैंसर भी कम हुआ, लेकिन उससे और क्या क्या चीज़ें आई। तो ये जो है ये टेस्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। उनको जब आप ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है जब आप एक इंडिपेंडेंट फैक्टर को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ करते हो और वो आपके काम के लिए यूजफुल निकले, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। Model performance evaluation and interpretation. The final step involves assessing the performance and validity of the regression model. Goodness of fit measures such as R-squared and adjusted R-squareds indicate how well the model explains variations in the dependent variable. Goodness of fit measures and R-squared एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर इंडिकेट क्या करता है कि आपका मॉडल कितने अच्छे से वेरिएशंस को इंडिकेट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट्स इज इवैल्यूएटेड यूजिंग टी टेस्ट्स व्हाइल ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस इज टेस्टेड यूजिंग एफ टेस्ट्स। ये टी टेस्ट्स एंड एफ टेस्ट्स
टेस्ट ही होते हैं, ठीक है। अब ये आपका अलग टॉपिक है जो समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम याद रख लो, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं पढ़ेंगे जो आपको एक्सप्लेन ही नहीं करनी है। रेजिडुअल एनालिसिस इज ऑल्सो यूज टू चेक वेदर मॉडल अजम्पशंस होल्ड। रेजिडुअल एनालिसिस का क्या वो होता है कि भाई आपने जो मॉडल की अजम्पशन की है, आपने जो प्रिडिक्शन की है, मोनोमेट्रिक जो आपने अजम्पशन लिया है, क्या वो सही है। तो ये चीज़ जो है रेजिडुअल एनालिसिस आपकी चेक करने में हेल्प करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन एंड वैलिड assumptions. For example, if the assumption of normality is violated in small sample hypothesis testing and may become unreliable. कि जो आपने अजम्पशन की है, अगर वहाँ पर आपने किसी भी रूल को वायलेट किया है तो आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो अनरिलायबल हो जाएगी, आपको जो रिजल्ट है वो अनरिलायबल होगा, ठीक है। यानी कि फिर आप ट्रस्ट अपना खो दोगे। देयरफॉर मॉडल रिफाइनमेंट थ्रू वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजन of missing variables or use of robust standard error may be required. A well-performing regression model provides meaningful insights and supports sound economics conclusions. तीसरा प्रश्न क्या पूछना चाहता है? Compare and contrast the logit and probit models in terms of their mathematical foundation and practical applications. When might researchers prefer one over the other and why? ठीक है. Provide examples to illustrate your point. Explain the concept of censoring the Tobit model. How does Tobit model addresses challenges associated with the censored data and continuous variables? Discuss the key components of Tobit model and its applications in electronomics, econometrics और सोशल साइंस विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। मेन बॉडी क्या कहना चाहती है? लॉजिट एंड प्रॉबिट मॉडल्स क्या होते हैं? द लॉजिट एंड प्रॉबिट मॉडल्स आर यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड 0 and 1 बाइनरी नंबर्स। 0 and 1 आपका बाइनरी नंबर होता है। तो लॉजिट और प्रॉबिट वो मॉडल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी को यूज़ करते हैं, यानी कि उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है। टेकिंग वैल्यू सच एज 0 और 1 रिप्रेजेंटिंग आउटकम्स लाइक सक्सेस एंड फेलियर। लॉजिट और प्रॉबिट क्या डिफाइन करता है भाई? या तो आपका जो आपने रिसर्च की है उसका या तो रिजल्ट सक्सेस आया है या फेलियर आया है, ठीक है। एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, नौकरी लग चुकी है, नहीं लगी है, और परचेज और नो परचेज। बट मॉडल्स आर बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ अनऑब्जर्व्ड लेटेंट वेरिएबल। लेकिन मॉडल्स को बेस्ड किया जाता है इस आइडिया पे कि उनका जो लेटेंट वेरिएबल है वो ऑब्जर्व्ड नहीं किया गया है, दैट डिटरमाइंस द ऑब्जर्व्ड बाइनरी आउटकम। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू लाइज इन देयर मैथमेटिकल foundations. The logit model assumes that the error term follows a logistic distribution resulting in an S-shaped logistic cumulative distribution function. भाई जो लॉजिट मॉडल है वो ये मान के चल रहा है कि जो एरर टर्म है वो एक लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके में आएगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर चला रही हूँ, ठीक है, और मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ये प्रोग्राम कर दिया, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया कि जब भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो कंप्यूटर जो है वो एक पैरट जैसा साउंड करेगा, ठीक है। ये मैंने एक प्री प्रोग्राम कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही लॉजिट मॉडल जो है उन्होंने एरर टर्म होती है तो क्या होगा, एक लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। अब ये बिजनेसेस के लिए हो सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए हो सकता है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया गया है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, आपका एस शेप्ड लॉजिस्टिक कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रॉबिट मॉडल अज्यूम्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉबिट मॉडल चल के चला है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये लेके चलता है फॉर द एरर टर्म। Due to this difference, the estimated coefficients are not directly comparable in the magnitude. जो आपका estimated coefficient है वो directly comparable नहीं होता है, although their signs and statistical significances are usually similar.
In terms of practical applications, both models are widely used in economics, sociology and political science. ये जो आपके मॉडल्स हैं ये प्रैक्टिकली किस चीज़ में यूज होते हैं? आपके इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में. फॉर एग्जांपल, अ लॉजिक मॉडल में be used to estimate the probability of a consumer buying a product, while a probit model, देखो ये क्या कह रहा है कि लॉजिक मॉडल को एस्टिमेट करना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर बाइंग अ प्रोडक्ट, कि भी एक कस्टमर, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, उसके लिए हम लॉजिक मॉडल का जो है यूज़ करेंगे. वाइल प्रोबिट मॉडल में यूज टू एनालाइज द लाइकलीहुड ऑफ अ इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स. ये क्या कह रहा है कि कितने लोग लेबरिंग में काम करेंगे, ये उस चीज़ को जो है एनालाइज करने में मदद करता है लाइकलीहुड के हिसाब से, यानी कि आपका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है. अब अगर आप किसी पोश एरिया के अंदर हैं, अगर आप पुणे के पोश एरिया के अंदर हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास वहाँ से लेबर आएगा, देन फिर तो आपका जो प्रोबिट मॉडल है वो बिल्कुल एरर पे ही आएगा, राइट? क्योंकि आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है. तो जो लॉजिक मॉडल है वो एक जो है वेरिएबल के लिए है, लेकिन जो प्रोबिट मॉडल है उसके लिए आपका इन्वायरमेंट, आपका लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा मैटर करता है. रिसर्चर्स ऑफन प्रेफर द लॉजिक मॉडल. लॉजिक मॉडल फेमस है फॉर इट्स ईजियर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ ऑड रेशियोज. जब आपको रेशियोज अच्छे से नहीं पता है, जब आपको आपके एनवायरनमेंट का नहीं पता है, वहाँ पर आप लॉजिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है. वेयर एज प्रोबिट मॉडल इज प्रेफर्ड व्हेन द नॉर्मेलिटी अजम्पशन इज थ्योरेटिकली अपीलिंग. ठीक है, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल्स. सेंसरिंग and the Tobit model. Censoring occurs when the dependent variable is only observed within a certain range and the value beyond a threshold are not fully recorded. A common example is the income data censored at 0 where negative income values are not observed. In such cases, applying ordinary least squares leads to biased and inconsistent estimates. The Tobit model, developed by the James Tobin, is designed to handle censored dependent variables. It assumes the existence of an underlying talent variable that follows a classical linear regression model, but the unobserved variable is censored at a particular limit. उनका एक सेंसर होता है एक पर्टिकुलर लिमिट पर, कि जैसे ही 50,000 लोगों ने हमारा कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, देन वी आर गोइंग टू स्टॉप, वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द मार्केट. ठीक है, जैसे कंपनीज होती है, कंपनीज अपनी स्टॉक्स को पब्लिक कर देती हैं, लेकिन जैसे ही उनको एक जो है रिक्वायर्ड कैपिटल उनको जब प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या कर देती है, वो कंपनी फिर जो है अपने शेयर्स को क्लोज कर देती है. द टॉबिट मॉडल साइमल्टेनियसली अकाउंट्स फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बीइंग सेंसर्ड और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड. डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मैग्नीट्यूड रहेगा ऑब्जर्वेशन पर. द की कंपोनेंट्स ऑफ द टॉबिट मॉडल इंक्लूड्स द लेटेंट वेरिएबल इक्वेशन एंड द सेंसरिंग रूल एंड द assumption of normally distributed error terms. For example, in labor economics, the Tobit model is commonly used to analyze hours worked where individuals who do not work have 0 hours while others have positive values. Similarly, in social science, it is used to study household expenditure on certain goods where many households report 0 consumption. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे भी लिख सकते हो. Yes, your fourth question is, how does an instrumental variable help address endogeneity in electronomic models? What key assumptions must be satisfied when selecting instrumental variables for a regression model? यहाँ पर regression लिटरल मीनिंग वाला नहीं है, ठीक है, जैसे हम रिग्रेशन बोलते हैं, ये अलग वाला रिग्रेशन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेरिएबल्स इन एड्रेसिंग एंडोजेनिटी. ठीक है, endogeneity may arise due to omitted variables simultaneously or measurement error. जब भी मेजरमेंट में एरर होता है, अब ये कोई नापने वाला मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कि वो आपके स्टेटिस्टिकल जो है उसकी बात कर रहे हो, आपके प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हो.
ठीक है। यहाँ पर मेजरमेंट को एक जो है सिंपल भाषा में यूज़ किया जाए तो भाई काउंटिंग माना जाता है। भाई आप किसी भी प्रकार की काउंटिंग कर रहे हो सकता है वो रिसर्चेस का पता कर रहे हो कि ये जो उन्होंने थ्योरी बनाई थी वो प्रैक्टिकल में उसका कोई यूज़ है या नहीं है। When such problem exists, जब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, OLS estimates fail to reflect true causal effects. An instrumental variable is a variable that replaces the endogenous explanatory variable by capturing only its exogenous component. एक्सोजेनस कंपोनेंट का इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है कि भाई ये कह रहा है कि एक देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका रिसर्च है, ठीक है, उसका थ्योरेटिकल बेसिस पे उसका जो भी अजम्पशन रहा हो, प्रैक्टिकल में वो चीज़ अप्लाई होती है या नहीं होती, दैट्स व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से कि एक्सोजिनस जो कंपोनेंट है, जो प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन है, क्या वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है OLS को, ये कहना चाहता है, ठीक है। हाँ जी, the IV method works in two stages. In the first stage, the endogenous variable is regressed on the instrumental variable and the exogenous regression. This stage extracts the variation in endogenous variable that is uncorrelated with the error term. In the second stage, the dependent variable is regressed on the predicted values obtained from the first stage. This method, commonly known as two-stage least square 2SLS, produces consistent parameter estimates. स्टेज 1 जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है कि एंडोजेनस वेरिएबल से क्या क्या हमारे एरर निकलेंगे, और स्टेज 2 ये कहती है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिग्रेसिबल है या नहीं है, जिसके लिए एक मेथड जो है यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉमनली नोन एज 2SLS मेथड, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन वेजेस, द एजुकेशन मे बी एंडोजेनस ड्यू टू इट्स एबिलिटी बायस. एबिलिटी बायस का मतलब है दैट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू बी एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर स्टडिंग, कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज पा रहे हैं या नहीं, वो पेरेंट्स की एबिलिटी पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। इसीलिए एंडोजेनस इसको कहा गया है। वेरिएबल सच एज डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्कूल, कि भाई आपका स्कूल कितना नज़दीक है, और चेंजेस इन कंपल्सरी स्कूलिंग लॉज कैन सर्व एज इंस्ट्रूमेंट बिकॉज they affect education but do not directly affect wages. Key assumptions for the valid instrument. For an instrument variable to be valid, two key assumptions must be satisfied. ये कौन से 2 key assumptions हैं? The first is relevance. The instrument must be strongly correlated with the endogenous explanatory variable. If the correlation is weak and the instrument will fail to explain the sufficient variation in the endogenous variable, leading to a weak instrument problem and the unreliable estimates. ठीक है। द सेकेंडरी इज एक्सोजेनिटी, ऑल्सो नोन एज द एक्सक्लूजन रिस्ट्रिक्शन. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट नॉट बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन द स्ट्रक्चरल इक्वेशन, कि भाई स्ट्रक्चरल इक्वेशन के हिसाब से जो आपका एरर टर्म है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के साथ. दिस मीन्स दैट द इंस्ट्रूमेंट शुड इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द एंडोजेनस रिग्रेशन एंड नॉट डायरेक्टली. In addition, the instrument should not suffer from measurement error and must be theoretically justified. For instance, using the weather conditions as an instrument for the agricultural income is valid only if the weather affects consumption solely through the income and not through the channels. ये क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम, अगर वेदर कंडीशंस को यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर इनकम को प्रिडिक्ट करने के लिए, ये कब होता है? सिर्फ जब वेदर अफेक्ट करता है कंजम्पशन को. कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है, ठीक है. स्वीट पोटैटो का जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, वो आप ओवर द ईयर्स पूरे साल नहीं कर सकते, वो वेदर पे डिपेंड करता है. क्योंकि विंटर्स में जो स्वीट पोटैटो आता है तो उसके हिसाब से मे बी 4 to 5 months, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने पहले उसको
बोना पड़ता होगा, उसका फार्मिंग वगैरह करना पड़ता होगा, राइट। हाँ जी। पांचवा प्रश्न क्या पूछना चाहता है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम सिंगल इक्वेशन मॉडल्स, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द नीड फॉर SEM मॉडल इकोनॉमिक्स, discuss the identification problem in simultaneous equation models, what are the three possible scenarios and how do the impact of the determination of structural parameters। ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है ये। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल SEM and their need. Simultaneous equation model is a system of two or more equations in which endogenous variables appear as explanatory variables in other equations। कि जो भी आपने कुछ कंडीशंस लिए उसके अंदर एक के अंदर जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वही चीज़, मान लेते कि कोई एक्स रो मटेरियल है, ठीक है, वो एंडोजीनियस वेरिएबल है एक सिचुएशन के अंदर, लेकिन दूसरी ही चीज़ के अंदर वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। The values of these variables are determined simultaneously within the system. Unlike the single equation models, SEM recognizes the mutual dependence among economic variables. In a single equation model, the explanatory variables are assumed to be exogenous and ordinary least squares. OLS उनको assume करके चलते हैं, can be applied within the bias. However, in SEM, this assumption is violated because of the endogenous regressors are correlated with the error terms. As a result, OLS estimates become biased and consistent. A classic example of the market demand supply system, quantity demand depends on the price and quantity supplied also depend on the price. At the same time, price itself is determined by the interaction of the demand and supply, obvious सी बात है, ठीक है। Estimating either equation independently using OLS would lead to the simultaneously bias, making SEM essential for the meaningful economic analysis. Identification problem in simultaneous equation model. The identification problem refers to the ability to uniquely estimate the structural parameters of the simultaneous equation. Identification depends on whether the sufficient information exists to distinguish one structural information for the other in the system। ये कह रहे हैं कि भाई दो इक्वेशन है आपके सिस्टम में, एक दूसरे से वो कैसे डिफर करती हैं और वो आपकी थ्योरी को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, कि भाई आपने जो भी प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी जो आप दे रहे हो उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या ये फैक्टर्स इनफ है या और भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है देयर आर 3 पॉसिबल identification scenarios and equation is exactly identified when there is just enough information to estimate its parameters uniquely। आपके पैरामीटर्स को यूनिकली जब कोई चीज़ डिफाइन कर देती है तब आप एक एग्जैक्टली डिफाइंड किसी भी चीज़ को जो है कह सकते हो। इन दिस केस एस्टिमेटर्स सच एज इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर कैन बी यूज्ड, ठीक है। एंड इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड when more information than necessary is available। ओवर आइडेंटिफाइड कब होती है, भाई ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। आपसे पूछा ये गया है सवाल के अंदर कि भारत के अंदर कितने स्कूल्स हैं और आप बताए जा रहे हैं कि सब्जेक्ट ये पढ़ाई, स्कूल इतने हैं उनके अंदर सब्जेक्ट ये है, ये पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं, उनका कितने ब्रांचेस है। ये तो फालतू की इन्फॉर्मेशन होगी ना। आपसे तो स्कूल का नंबर पूछा गया था, नंबर बता के काम खत्म करो। दिस इज कॉल्ड ओवर आइडेंटिफाइड। अच्छा, अब हो सकता है कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगे कि यार मुझे तो इससे ज़्यादा आता ही नहीं हो रहा है ओवर आइडेंटिफाइड का, बस इतना ही पार्ट आता है। तो आगे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे दो। एक बहुत अच्छा है कि जब भी कोई ऐसा सिंपल स्टेटमेंट आए और ज़्यादा कुछ ना आपके पास लिखने को हो तो उसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया करो। हर जगह पे ऐसा नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे ऐसा लगे कि इससे ज़्यादा मेरे पास लिखने को नहीं है वहाँ पर एग्जाम्पल चिपका दो, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन में जब नहीं आता और इमरजेंसी हो, ठीक है, जिनको आता है वो प्रॉपर लिख के आए, आलसपन ना करें। ऑल्दो पैरामीटर्स कैन स्टिल बी एस्टिमेटेड, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स सच एज 2-stage लीस्ट स्क्वायर आर रिक्वायर्ड। ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो अलाउज टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द instrument. An equation is under identified when there is sufficient information to estimate the parameters।
जब भी अंडर आइडेंटिफाइड कब होती है भाई, आपकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो चीज़ काफ़ी ही नहीं है। वही एग्जाम्पल देते हैं कि स्कूल कितने हैं पूछा गया है, आप सब्जेक्ट बताए जा रहे हो, आप उनके सिचुएशन बताए जा रहे हो, आप उनकी लोकेशन बताए जा रहे हो, बस आप ये नहीं बता रहे कि स्कूल कितने हैं। जब वो एक चीज़ जो आपके आंसर को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, जब आप वो चीज़ नहीं लिख रहे हो, तो उसे हम अंडर आइडेंटिफाइड कहेंगे। In such cases, structural parameters cannot be uniquely determined and the equation is not estimable. अब देखो, आपके पास एक प्रॉपर आंसर नहीं है तो आप उसका एक एस्टिमेशन थोड़ी लगा सकते हो। आइडेंटिफिकेशन कंडीशंस आर टिपिकली एग्जामिन्ड यूजिंग अदर कंडीशन एंड रैक कंडीशंस, बोथ ऑफ विच आर नेसेसरी टू एंश्योर द मीनिंगफुल एस्टिमेशन। छठा प्रश्न, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Koyak approach? How is a partial adjustment model different from the Koyak approach and adaptive expectation model? ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ Koyak approach. Koyak approach is used to estimate infinite distributed lag models by assuming that the log coefficient decline geometrically over time. Despite its simplicity and practical usefulness, the Koyak approach suffers from several limitations. Limitations क्या आती हैं? One of the major limitations is the restrictive assumption of the geometrically declined lag coefficient. इसकी एक restrictive assumptions होती है. This implies that the impact of an explanatory variable decreases smoothly and monotonically over time, which may not reflect real-world economic behavior where lag coefficient can rise initially or fluctuate. Another important limitation is the problem of serial correlation. Serial correlation की एक सबसे बड़ी problem होती है. The transformation used in the Koyak model introduces the lag dependent variable as a regressor, which may be correlated with the error term. This violates the classical regression assumptions and leads to the bias and inconsistent OLS estimates. The Koyak model also lacks clear economic interpretation in many applicants. It does not explicitly explain why agents respond with distributed lags. Instead, it imposes mechanical structure on lag behavior without modeling adjustments and expectations formation explicitly. ये क्या कह रहा है कि भाई जो आपका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है बहुत सारी एप्लीकेशन में, वहाँ पर कोई एक मॉडल लैग कर रहा है, उसमें कमी आ रही है। लेकिन ये जो है, इस चीज़ का लैग होना एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों जो कुछ एजेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स में रिप्लाई करते हैं। इंस्टेड इट इम्पोजेज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रक्चर को ला देते हैं जबकि वो चीज़ सही नहीं है। Additionally, the approach does not follow the finite lag lengths and cannot capture sudden changes or structural breaks in the lag pattern and reduces its flexibility in empirical analysis. Difference between partial adjustment model Koyak approach and the adaptive expectation model. The partial adjustment model assumes that the dependent variable adjusts gradually towards a desired equilibrium level rather than instantaneously. ये क्या कह रहा है कि जो PAM मॉडल है ये अज्यूम करके चलता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओवर द टाइम खुद को एडजस्ट कर लेगा इक्विलिब्रियम लेवल के लिए। इंस्टेंटली नहीं करेगा, तभी की तभी नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसा मान के चलते हैं कि ग्रेजुअली ओवर द टाइम इक्विलिब्रियम लेवल के वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, द एडजस्टमेंट occurs due to the institutional rigidities, adjustment cost or the behavioral constraints. The speed of adjustment parameter in the PAM has clear economic meaning, showing how quickly actual values converge to desired values. In contrast, the Koyak approach is primarily a statistical method that transforms an infinite distributed lag structure into a simpler autoregressive form, while PAM focuses on the adjustment towards a target level and the Koyak model focuses on declining a lag efficient without explicitly defining an equilibrium or desired value. ये जो है PAM फोकस करता है किस चीज़ पे कि वो टारगेट लेवल को अचीव करे।
ठीक है, ये उसका एक मेन फोकस होता है। और जो कोएक मॉडल है वो फोकस करता है लैग एफर्ट्स को डिक्लाइन करने में, यानी कि जितने भी जो एरर्स आ रहे हैं उनको कम से कम दिखाने में। द अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल AEM डिफर्स फ्रॉम बोथ बाय एक्सप्लिसिटली मॉडलिंग हाउ इकोनॉमिक एजेंट्स form expectations based on past information. In AEM, expectations are revised gradually in response to the past errors. The lag structure arises from expectation formation rather than physical or institutional adjustments. ठीक है, while PAM explains dynamics through the partial adjustment of quantities, AEM explains the dynamics through the revision of expectations, and the कोएक approach explains the dynamics through the assumed lagged. उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। ठीक है, हाँ जी। तो 7वां प्रश्न करने से पहले एक बार मैं 3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन PAM। PAM क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन AEM। ठीक है, एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन OLS। OLS क्या होता है? ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। 7th question is, how can we transform a distributed lag model into an auto-regressive distributed lag model? Discuss the advantages of using panel data in empirical research. Provide examples of situation where panel data analysis is particularly beneficial. Main body से start करेंगे। Transformation of distributed lag model into ARTL model. Distributed lag model expresses the dependent variable as a function of current and past values of an explanatory variable. When the number of lagged terms becomes large or infinite, direct estimation becomes impractical. To overcome this, the distributed lag model can be transformed into an auto-regressive distribution lag form by introducing a lagged values of the dependent variable. This transformation is commonly achieved by assuming a particular structure for the lag coefficient, such as geometrically declining weights. Under this assumption, the infinite distribution lag model can be rewritten as a model containing the lagged dependent variable and the current explanatory variable. देखो ये क्या कहना चाहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है ये अचीव किया जाता है, ये अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है लैग कोफिशिएंट का वो डिक्लाइनिंग वेट में जा रहा है। ठीक है, और इस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए जो इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल है उसको दोबारा से राइट किया जाता है एज अ मॉडल कंटेनिंग द लैग डिपेंडेंट वेरिएबल। The ARTL framework is widely used because it simplifies the estimation, because allows dynamic adjustment analysis and enables the separation of short run and long run effects, which is particularly useful in applied economic research. Advantages are using panel data in imperial research. Panel data refers to the data that follows the same cross-sectional units over the multiple time periods. One major advantage of panel data is ability to control the unobserved individual. Heterogeneity. By tracking the same units over a time, panel data model can account for time invariant characteristics that may bias estimate in cross-sectional analysis. Another important advantage is that panel data provides more observation, increasing degrees of freedom and improving the efficiency of parameter estimates. एक और एडवांटेज क्या होता है कि ये ज़्यादा जो है डाटा जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है सेम और फिर फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ा देता है. पैनल डेटा इज ऑल्सो पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर स्टडिंग डायनेमिक बिहेवियर such as adjustment processes and policy impact over time. For example, analyzing the effect of education on income across individuals over several years help control the innate ability and family background. Moreover, panel data allows researchers to examine causal relationships more effectively by reducing omitted variable bias and enabling techniques such as fixed
fixed effects and random effects. Eighth question is explain the difference between ordinary last squares and the other regression estimate levels available on the eViews. Why are the coefficient of probit and logit model estimated by maximum likelihood instead of the OLS? Main body से start करेंगे. Difference between the OLS and other regression estimate methods in the eViews. Ordinary least square estimates the regression coefficient by minimizing the sum of squared residuals. जो है इनका मिनिमाइजेशन सम निकाल देते हैं अंडर अजम्पशन सच एज लीनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोस्केडेस्टिकली scaticity and no autocorrelation. OLS estimators are the best linear unbiased factors. Blue. OLS is easy to compute, interpret and widely used for the continuous dependent variables. However, when these assumptions are violated, OLS estimates become inefficient or biased. To handle such problems, eViews provides alternative estimation techniques. Generalized GLS provide करता है, FGLS are used when the heteroscedasticity and autocorrelation is present, improving efficiency by transforming the error structure. IV and the two-stage least square methods are also used to address endogeneity. Panel data estimators such as fixed effects, ये वही चीज़ें हैं, उनको दोबारा मेंशन किया गया है. ठीक है. For models involving illimited or qualitative dependent variables such as binary choice models, OLS is inappropriate. अगर आप इनकी जगह पे OLS को यूज़ करते हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. In such cases MLE is preferred. ठीक है, as it allows the estimation under non-linear and non-normal error structures. Why probit and logit models use maximum likelihood instead of OLS? क्यों यूज़ करते हैं? Probit and logit models are used when the dependent variable is binary or qualitative, such as yes, no, success, failure outcomes. In these models, the dependent variable takes values of 0 and 1, violating the assumptions of the OLS. OLS के लिए और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये बाइनरी यूज़ करता है, इसीलिए ये वॉयलेशन हो जाता है. ठीक है. Using OLS in such cases leads to problem like predicted probabilities like outside of 0 and 1. अब क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि भाई दो ही ऑप्शन है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड होता है. ठीक है. एंड हेट्रोस्केडेक्टिस रेजिडुअल. Moreover, the relationship between the explanatory variable and the probability of an outcome is inherently non-linear, which OLS cannot properly handle. Maximum likelihood estimation is suitable because it directly estimates the parameters that maximum the probability of observation that give the given sample data under an assumption probability distribution. In logit model, the error term follows a logistic distribution, while in a probit model, it follows a normal distribution. MLE ensures that the predicted probabilities always lie between 0 and 1, provides efficient and consistent estimation. Therefore, logit and probit models rely on MLE rather than OLS to ensure the statistical validity and the meaningful interpretation of results. हाँ जी, your ninth question is, one of your friends is using data on individuals to study the determinants of smoking at your university. She asks you whether she should use a probit, logit or linear probability model. With what advice do you give her and why? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. Suppose the linear probability model yields to a predicted value of y that is equal to 1.3. Why is this nonsensical? मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. चॉइस बिटवीन linear probability, logit, probit models. When studying the determinants of smoking at a university, the dependent variable usually takes value 1 if student smokes and 0 otherwise. देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, कोई स्मोकिंग करता है या नहीं है, उसकी सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो करता है या वो नहीं करता है. ऐसा तो होता नहीं कि भाई वो आधा स्मोक करता है या फिर वो सिर्फ धुआं सूंघता है एंड स्मोक नहीं करता. राइट. तो यहाँ पर तो सिंपलेस्ट अप्रोच जो वो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल रहेगी, विच अप्लाइज OLS टू अ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल. द मेन एडवांटेज ऑफ द LPM इज इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन, एज coefficients directly represent the changes in probability.
However, linear probability model suffers from several serious limitations. First, it does not restrict predicted probabilities to lie between 0 and 1. वो हमेशा restrict नहीं करता है probabilities को. Second, the error term in the LPM is inherently heteroscedastic, violating a key assumptions of the OLS and leading to the inefficient estimates. Third, the marginal effect of an explanatory variable is assumed to become constant, which is unrealistic for the most behavioral phenomena such as smoking. Due to these limitations, logit and probit models are more generally preferred. Both models are based on non-linear probability functions, which ensures that the predicted probabilities lie between 0 and 1. They also allow the effect of explanatory variables on the probability of smoking to the vary depending on the variables of the independent variables. The logit model assumes that the error terms follows a logistic distribution, while the probit model assumes a normal distribution. In practice, the result from logit and probit models are usually similar. The choice between them often depends on the convenience and interpretation. The logit model is often preferred when odd ratios are of interest, whereas the probit model is sometimes favored in theoretical works due to its normality assumptions. Thus, for the analyzing smoking behavior among students, it is advised to use either a logit or probit model, as they provide more reliable and meaningful results than the linear probability model. Why a predicted value of 1.3 in the linear probability model is nonsensical? In a linear probability model, LPM, the dependent variable represents a probability must logically lie between. क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो बाइनरी वैल्यूज में बताता है either that is true or it isn't. A predicted value of 1.3 implies of 130%, which is impossible by the definition. Such as prediction has no economic or statistical meaning. This problem arises because the LPM does not impose any restrictions on the range of predicted values. Since this model is linear, extreme values of explanatory variable can lead to the predicted probabilities outside of the admissible range. Additionally, because the variance of the term depends on the value of the independent variable, the assumption of the homoscedasticity is violated, leading to the inefficient and unreliable interference. This limitation highlights why the linear probability model is often considered unsuitable for the binary dependent variable, and why economists prefer logit and probit models, which ensures the logically consistent probability predictions. Would you say it is better to attend a high-ranked law school? How much is the difference in a ranking of 20 worth in terms of the starting salary? Interpret the coefficient in the variable log. Main body से start करेंगे. Effect of law school ranking on the starting salary. Whether it is better to attend a high-ranked law school depends on the estimated relationship between the school ranking and starting salary obtained from a regression model. Empirical studies show that the students graduating from the higher law schools earn higher starting salaries due to the better placement opportunities and stronger alumni networks and employer preferences. देखो ये चीज़ तो सबको पता है भी, जो स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इसीलिए तो इतनी मारामारी चलती है. वरना स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कहीं से भी कर ले, अच्छी जॉब मिल जाए तो. लेकिन क्यों जाते हैं, क्यों वो आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, क्यों बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं? क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छी मिलती है. प्लेसमेंट अच्छी मतलब कि जॉब अच्छी मतलब सैलरी अच्छी. If the regression includes law school ranking as an explanatory variable, the coefficient of the ranking measures the expected change in starting salary associated with 1 unit change in the rank, holding other factors constant. A difference of 20 ranks would therefore change predicted starting salary by 20 times the estimated coefficient. If the coefficient is negative, as is usually the case, it implies that the moving to the worse ranked school lowers the expected salary, while moving to a better ranked school increases expected earning. Obviously बात है ये तो, ठीक है. रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रैंकिंग अलोन डज नॉट डिटरमाइन आउटकम. रैंकिंग से ही नहीं होता. ट्यूशन कॉस्ट, स्टूडेंट एबिलिटी, स्कॉलरशिप, पर्सनल करियर गोल्स मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इकोनोमेट्रिकली, failures to control for ability or motivation may lead to omitted variable bias.
overstating the effect of ranking. Thus, while higher ranked school may offer higher salaries, the true value of 20%, 20 rank difference depends on both the estimated coefficient and the broader cost benefit context. Interpretation of the coefficient on log. When a variable such as libvol appears in the logarithmic form, its coefficient has percentage biased interpretation. Specifically, if the dependent variable is in levels and the independent variable is in logs, the coefficient on the log represents the change in the dependent variable associated with 1% increase in the libel, holding other factors constant. For example, if the coefficient on the log is 2.5 and then 1% increase in the libel leads to the approximate increase of 0.025 units in the dependent variable. This semi-log specification is often used because it allows interpretation in the proportional terms and reduces the skewness in the data. If both the dependent variable and the libel are in logarithmic form, the coefficient represents an elasticity indicating the percentage change in the dependent variable resulting from 1% change in the libel. Such interpretations are particularly useful in the economic analysis because they are unit free and comparable across studies. That's it for today. All the best for your exams.